तू मिले और आपको देखकर हमारा दिल खिले। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे वारसी एकेडमी चैनल में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बिना देखे लाइक करने का एक अलग ही गुण है आपके पास, तो बेटा लाइक का बटन दबा दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन पार्ट 2, तो बिना देरी के वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अंत तक देखना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तो उसके जवाब भी आपको देने हैं। करें शुरू? आ जाओ। तो फिर कहाँ थे हम? मैंने मेन इवेंट बता दिया था। जैसा कि मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। मेन इवेंट क्या-क्या होते हैं? गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक जनन होता है। सब पहले तो देखो युग्मक का निर्माण होता है, फिर युग्मक का संलयन होता है, फिर उसके बाद गर्भधारण होता है, फिर उसके बाद बच्चा यानी कि बाहर आता है, यानी कि डिलीवरी होती है। तो इन चारों प्रोसेस में हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है। आगे बढ़ो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था, श्रोणि क्षेत्र में 2 टेस्टिस रखे होते हैं जो अंडाकार के मतलब ओवल शेप की यानी कि अंडाकार के होते हैं। इनमें क्या होता है 2 से 3 चौड़ाई होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इनमें 200 से 250 यानी कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है और जो शुक्रजनक नलिका होती है उसमें भी 2 अंदर की तरफ कोशिकाएँ होती हैं। एक का नाम होता है सर्टोली कोशिका, दूसरी का नाम होता है जर्म कोशिका। जर्म कोशिका का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, जबकि सर्टोली कोशिका का काम होता है उसको पोषण देने का। समझ में आ गई बात? इनमें कितनी सहायक नलिकाएं होती हैं? इनमें सहायक नलिकाएं होती हैं 4। कौन कौन सी होती है? अधिवृषण, वृषण जालिका और शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहिकाएं। इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। कहने का मतलब ये होता है इन सब का काम होता है स्पर्म को आपके शरीर से बाहर निकालने का। नली होती है, जो ट्यूब होती है यानी कि जो पाइपलाइन होती है, उसका काम यही होता है किसी भी चीज को बाहर निकालने का। ठीक है। दूसरी बात स्क्रोटम क्या होता है? ये जो 2 टेस्टिस होते हैं ना आपकी मतलब नीचे की साइड में, हाँ जाहिर सी बात है, 2 टेस्टिस होते हैं जो वृषणकोश होते हैं। उन पतली सी पन्नी की मतलब बहुत ही हल्की सी एक स्किन होती है, उसमें रखे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वृषणकोश। कहने का मतलब ये होता है जब आप किसी में पैसे रखते हो या फिर अपनी अलमारी में कुछ रखते हो, है ना? तो अलमारी भी एक तरीके का कोष होता है ना? तो इसे भी हम क्या कहते हैं? जिसमें जिस चीज़ को रखा जाता है वो उसके लिए कोष बन जाता है। तो वृषण कोष। तो वृषण कोष का काम क्या होता है? 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करना? बॉडी से नीचे रखने का काम होता है, जिससे कि पता है क्या हो? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। आगे आओ। आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो इधर देखो ध्यान से देखना। ये जो टेस्टिस दे रखा है मैंने इसके बारे में सब बता दिया है आपको। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ही बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। सेल्स ऑफ देखो सर्टोली सेल्स और मेल जर्म कोशिका, मैं मतलब कुछ भी चीज़ छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा हाँ, सर्टोली कोशिका के जैसे ही बाहरी मतलब आपने जब अंदर देखा तो आपको 2 कोशिकाएँ देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही सर्टोली कोशिका के बाहरी क्षेत्र में देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है? तो आपको क्या नज़र आता है? अंतराली अवकाश यानी कि अंतराली स्थान, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें छोटी-छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेज़ेंट होती हैं, जो क्या काम करती हैं? जो क्या काम करती हैं? एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन निकालने का काम करती हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड secrete टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं पुनजन। पुनजन। देखो मेल एक्सेसरी डक्ट्स मैंने आपको बता दिया 4 होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? देख लीजिए। पाथवे ऑफ स्पर्म आउटपुट मैंने बता दिया कि ये सब आपस में एक तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। बस एक चीज़ और याद रखना, एजैकुलेटरी डक्ट सॉरी अधिवृषण। जो अधिवृषण होता है ये एकत्रित करने का काम करता है किसको? शुक्राणुओं को अंधाधुंध एकत्रित रखता है, जिससे कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ से शुक्राणु दिया जा सके। ग्लैंड्स ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? यानी कि जो ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? पहली शुक्राशय होती है, वो एक जोड़ी में होती है। केवल एक कौन-सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और जो नीचे की साइड में होती है वो भी कैसी होती है? एक जोड़ी। तो उसे हम क्या कहते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। जो नीचे वाली ग्रंथि होती है ये काम करती है केवल और केवल पेनिस को चिकना बनाने का। बाकी जो 2 ग्रंथियाँ होती हैं ये शुक्राणुओं को क्या करती हैं? मजबूती प्रदान करती हैं, गतिशीलता प्रदान करती हैं, जिससे कि आगे अच्छे तरीके से मूव कर पाए। समझ में आ गई बात? इधर देखो, इन ग्रंथियों का वीर्य प्लाज्मा बनता है, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था आप जब स्पर्म को निकालते हो तो आप सोच लो आप एक बच्चे की हत्या कर रहे हो, तो आप सोचो आप भी हत्यारे ही कहलाए जाते हो। तो इसीलिए बेहतर है अपने स्पर्म को गंवाना नहीं चाहिए। जाओ आईवीएफ में अपना डोनेट करके आओ, अगर आप वाकई में सही हो और चाहते हो कि आपके स्पर्म का सही इस्तेमाल हो, किसी के काम में आ जाएगा, क्योंकि निकाल तो वैसे ही रहे हो, है ना?
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें दो कितनी होती है नलिकाएं, दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, दोनों की लंबाई कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इनमें कौन कौन से भाग होते हैं, फिम्बरी होता है और कौन सी भाग होता है, इस्थमस होता है, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला। और जो एम्पुला वाला क्षेत्र होता है यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, इसमें पता है क्या होता है, इसमें होती है फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मतलब किसी दंपति या पति पत्नी के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है तो समझिए आप वो कभी भी माँ या बाप नहीं बन पाएंगे। अगर अलग फर्टिलाइजेशन होती है तब माना जाता है कि बच्चे में कोई डिसऑर्डर होने की संभावना बनी रहती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एम्पोला ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर फर्टिलाइजेशन होनी है। समझ में आ गई बात। बाकी जो गर्भाशय होती है इसकी 3 परतें होती हैं, कौन-कौन सी होती है? बाहर वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमीट्रियम और अंदर वाली कैसी होती है? एंडोमीट्रियम। अच्छा हिंदी में भी अगर पढ़ोगे ना तो परिस्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। अच्छा पीरियड के समय पे कौन सा स्तर निकल के बाहर आ जाता है? एंडोमीट्रियम। ये थोड़ा सा ग्लैंडुलर शेप का होता है ना, ऐसे ऐसे करके ग्लैंडुलर मतलब घुड़ी मुड़ी होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो ये जैसे ही अंडाणु बाहर आता है मतलब हर मंथली 28वें दिन जब भी पीरियड आता है तब इस परत को लेकर बाहर निकल आता है। तभी तो देखते हो आप ब्लीडिंग होती है, ठीक है? 3 से 5 दिन लगातार ये होती है, फिर उसके बाद फिर से ये बनना शुरू हो जाती है। स्तन ग्रंथियाँ भी इसका एक अभिन्न अंग होती है, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है और जो किसके लिए? शिशु की देखभाल के लिए काम करती हैं। ओवरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी लंबाई कितनी होती है? ये पहली बात तो लोकेशन लोकेशन कहाँ होती है इनकी? इनकी लोकेशन होती है लोकेटेड इन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। 2 टू 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है और ये प्राथमिक जनन अंग होता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण, यहाँ पर क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय, ठीक है? और ये किससे जुड़ी होती है? गर्भाशय स्नायु द्वारा। लिगामेंट्स याद रखना, ये लिगामेंट्स वाला ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि श्रोणि भित्ति और गर्भाशय किससे जुड़े होते हैं? लिगामेंट्स, स्नायु के द्वारा। ओवेरियन स्टोमा के बारे में मैंने आपको बताया था, ओवरी जो होती है वो एक कवर पतली सी एक उपकला से ढकी हुई होती है। अच्छा ये उपकला क्या होती हैं? सर इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप इसको। अब ये 12th अब सीयूईटी है, तो सीयूईटी में तो आप 12th का ही पढ़ोगे, लेकिन 11th क्लास में इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हालाँकि मैं शुरू जल्द ही करूँगा। एपिथेलियम टिश्यूज़ वगैरह ये आपको सब पता लगेगा और आप खुद कहेंगे इस बात को कि चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। समझ में आ रही है बात? आओ इसको देखते हैं। जब इसको हम कट करके देखते हैं अंडाशय को तो हमें दिखाई देता है कि बाहरी क्षेत्र पर यानी कि जो बाहरी क्षेत्र होता है इसमें विभिन्न चरणों में डिंब यानी कि छोटे-छोटे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स ही बाद में क्या करते हैं? अंडाणु बन के शरीर से बाहर निकलते हैं। द इनर ज़ोन ऑफ द स्ट्रोमा कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व्स। इसमें छोटी-छोटी रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो इसका निर्माण करने में सहायता करती हैं। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में मैंने बताया था। कौन-कौन सी होती हैं? फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, वेजाइना होती है, कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट ये बता चुका हूँ पेरिफेरी ऑफ ईच। देखो यार एक बात सुनो, मैं आपको कोशिश करता हूँ हिंदी और इंग्लिश में बताने की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छा लगे तो क्या करूँ मैं? आपको अच्छा लगाना मतलब क्या कहूँ मैं आपसे? हिंदी में सब लिख के ले आऊँगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ आप हिंदी में भी पढ़ो, इंग्लिश में भी पढ़ो, ठीक? मैं दोनों में तो बता रहा हूँ ना यार तुम्हें, दोनों में बता रहा हूँ। देखो इधर, अंडाशय के पास कीप के आकार का भाग होता है, किनारों पर उँगली जैसी संरचनाएँ होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी को क्या कहते हैं? झल्लरी। इनफंडिबुलम अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, जिसे कहते हैं एम्पुला। एम्पुला को हिंदी में कहते हैं तुम्बिका, ठीक? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन याद रखना। द लास्ट पार्ट ऑफ द मतलब ये अंतिम भाग होता है किसका? फैलोपियन ट्यूब का, जो गर्भाशय से डायरेक्टली जुड़ा होता है। यूट्रस, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड फॉर्म, शी इज लाइक एन इन्वर्टेड फियर। इसका एक डायग्राम याद रखना। सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, ये भी याद रखना। मतलब श्रोणि भित्ति से जुड़े स्नायु द्वारा ये जुड़ा होता है सहायता से। गर्भाशय एक संकरी सर्विक्स ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है, ठीक है? याद रखना। ग्रीवा की गुहा को कहते हैं ग्रीवानाल और जो ग्रीवानाल होती है वह वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। वॉल ऑफ द यूट्रस ये बता चुका हूँ मैं बहुत अच्छे से। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स कल मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताए थे। इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये कैसे आते हैं? ये एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं। इनसे सवाल बस यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है? तो याद रखने का तरीका क्या है बेटा? मेजोरा, माइनोरा, हाइमेन
क्लाइटोरिस। तो आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो। 4 ही होती हैं वो सॉरी मॉन्स प्यूबिस, इन ये 5 होती हैं। इनके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में देखें तो समझ जाइए वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स नहीं है। मॉन्स प्यूबिस क्वेश्चन ऑफ ये सब बता चुका हूँ बहुत बेहतर तरीके से, कल मैंने बताया भी था इनमें से क्वेश्चन क्या बनता है, ये भी मैंने बताया। कल वाली क्लास ज़रूरी है बेटा देखना। हाइमेन भी बता दिया, क्लाइटोरिस, स्तन ग्रंथियाँ भी हो गई थी। अब आज हमें जो पढ़ना है वो क्या है बेटा, आज हमें जो पढ़ना है अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। काफ़ी देर हो गई आपको रिवाइज करवाते करवाते, गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो इसे पढ़ते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना बनी रहेगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इन द प्राइमरी ऑर्गन्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। प्राथमिक जनन अंगों, नर में वृषण, मादा में अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और ये जो जनन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, युग्मक जनन 2 प्रकार के, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, और एक होता है oogenesis यानी कि अंड जनन। शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को, पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था जहां लिखा हो जनन के बनने की प्रक्रिया लास्ट में लगा देना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के बनने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, बिगिन एट द प्यूबर्टी। भैया जाहिर सी बात है प्यूबर्टी कब आती है सर, प्यूबर्टी क्या होती है 11 से 13 साल की उम्र में, जब हाँ, आप काम शुरू कर देते हो अपना, समझ रहे हो। oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरीज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब सुपर हिट क्वेश्चन है ये। आपसे बोलेगा टेस्टिस तो 11 टू 13 में स्टार्ट होते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ ओवम यानी कि जो फॉलिकल्स होती हैं यानी कि अंडाणु जो होता है उसका निर्माण कब से शुरू होता है, जब मादा मतलब कोई मादा किसी महिला के पेट में है, मतलब प्रेग्नेंट महिला के पेट में अगर कोई लड़की है, तब से उसके पेट में क्या शुरू होने लगती हैं, इनिशिएट ड्यूरिंग भ्रूणीय विकास के चरण के दौरान शुरू होती है। समझ रहे हो अंडाणु का निर्माण, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत में ना कहना कुछ भी, पहली देता हूँ और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए इसको देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहली जो कोशिका होती है वो मेल जर्म कोशिका से निकलती है। तो स्पर्मेटोगोनिया देखो मैंने यहाँ पर इसलिए नोट करा है, इसमें से पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर एक गुणित है, द्विगुणित है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने क्यों ना मैंने जरा ये इसको ठीक ही कर दूं, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्र वो समसूत्री विभाजन। सम बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बन जाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, समसूत्री विभाजन हुआ है, यानी कि दोनों में गुणसूत्र का नंबर कैसा रहेगा, सेम। मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ हो गई, कंप्लीट हो गया पहला फेज। दूसरा फेज सुनो, मैचुरेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब ये जो प्राथमिक बनाता है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब एक बात सुनो, मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब ही साफ साफ लिखा हुआ है, अर्ध का मतलब होता है आधा, और सूत्र का मतलब गुणसूत्र। आधा गुणसूत्र जब हो गया तो आप समझ लीजिए क्या कहानी होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। गुणसूत्र का नंबर अगर आधा हो जाता है तो आप समझ ही सकते हो 23 रह जाएंगे। तो 23 जब रह गए फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, सेकेंडरी स्पर्मेटेड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब ये पहले से तो आधा हो ही चुका है ना, क्योंकि मियोटिक डिवीजन बेटा 2 प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 जो होता है वो गुणसूत्र का नंबर आधा करता है, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है वो मिमिक्री करता है समसूत्री विभाजन की तरह, मतलब उसमें गुणसूत्र का नंबर आधा नहीं होता, मतलब गुणसूत्र का नंबर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना था 23, सेकंड मियोटिक टू प्रोड्यूस 4, तभी तो आप बोलते हो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 को मिलाकर होते हैं 4, समझे। तो ये है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, कहने का मतलब है शुक्राणु प्रस्तु का शुक्राणुओं में स्थानांतरण रूपांतरण की प्रक्रिया। मतलब पहला जो जैसे शुक्राणु जो बन जाता है, बनने के बाद सढोली कोशिका उसको पोषण देती है, तो है ना, पोषण मिलने के पश्चात में जो ये बना है उसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखो ये था, देखो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब ये जब सॉरी शुक्राणु जब बन जाता है, शुक्राणु प्रस्तु से शुक्राणु बदल जाता है, कहने का मतलब ये है पहले सिर था, पूंछ तो बनी नहीं, फिर थोड़ी देर बाद पूंछ बन जाती है, और जब पूंछ जब बन जाती है तो हम इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजोआ। जोआ का मतलब होता है पूंछ का आना, ठीक।
फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद शुक्राणु के सिर सर्टोली कोशिकाओं में धस जाते हैं। मतलब जो शुक्राणु बना हुआ है वो धस गया, उसमें जाके अपना सिर उधेड़ देता है। ठीक है, आ गया स्पर्मियोशन। अंत में शुक्राणुओं को शुक्रजनक नलिकाओं से मुक्त करने की प्रक्रिया को, जैसे मतलब कहने का मतलब ये, पहले एक सीधा साधा बंदा था, है ना, फिर उसके बाद उसको चाहिए था पैसा, फिर उसके बाद वो इसके घर में घुस गया। घर में जब घुस गया तो अब इसके घर में लोगों को पता चला कि ये बंदा बाहर का है, तो इसके घर ने क्या कर दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया। ये था, समझ गए? तो मैंने दोनों सारी प्रोसेस को अलग अलग बता दिया है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के स्राव में वृद्धि के कारण यौवनारंभ पर शुरू होता है। ये क्वेश्चन नीट में 2024 में पूछा गया था। जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच, स्पर्मियोजेनेसिस, ये सब बातें पूछी गई थी। यकीन ना हो तो नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना। जीएनआरएच एक्ट एज एंटीरियर। देखो एक बात सुन लो, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, उसके कई पार्ट्स होते हैं। मतलब एक इधर का सीधा, मतलब एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो जो आगे वाला उसे कहता है एंटीरियर, जो पीछे वाला उसे कहता है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर भाग से यानी कि अग्र भाग से एलएच और एफएसएच निकलता है। तो एलएच किस पे काम करता है? एल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग। एल एल से ल्यूटिनाइजिंग, एल से लीडिंग, एल से शुरू हुआ, एल से लीडिंग से स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, समझ गए, और स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एंड्रोजन जितना ज्यादा से ज्यादा निकालता है, फिर उसके बाद में क्या किसकी प्रोसेस हो जाती है? इसकी प्रोसेस हो जाती है। देखो पहले ये काम करता है लीडिंग सेल्स पे, लीडिंग सेल क्या करती है? एंड्रोजन निकालती है, एंड्रोजन क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ गई बात? इधर देखो एफएसएच, एफएसएच किस पे काम करता है? फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एफएसएच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या थी? अभी पीछे बताया था मैंने आपको, सर्टोली सेल्स पे काम करता है। एस लिखा हुआ है सर्टोली, एस लिखा हुआ है सर्टोली, खत्म बात। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर मैं बात करूं तो देख लो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दे रखा है। सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ से बना झिल्ली प्लाज्मा से ढका हुआ होता है। अरे यार, जिस तरह से तुम्हारे अंदर स्पर्म मतलब तुम हो, उसी प्रकार से हाँ ये भी है। टेल, पैर, ये बीच का भाग, हेड अपना भी है, बाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? एक्रोसोम, लो भाई एक्रोसोम भी है। एक्रोसोम इसमें मेन काम करता है क्योंकि ये अंडाणु को भेदने का काम करता है। आगे पढ़ोगे अच्छे से इसको। हेड में क्या होता है? कंटेन हेप्लॉइड, हेप्लॉइड का मतलब होता है एक गुणित केंद्रक। एंटीरियर पोर्शन कवर्ड बाय एक्रोसोम, इसका जो आगे का भाग होता है वो एक्रोसोम से कवर होता है। अग्रभाग एक्रोसोम से कवर होता है, जो निषेचन के टाइम में काम में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया बीच में भरी होती है। कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है? 10 से 12 माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक, उसके बाद आ जाओ बेटा, पूंछ क्या करती है? आगे बढ़ने का काम करती है। हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडजनन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर। जिस प्रकार से हमने अभी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेट के बारे में। मेल गैमेट पढ़ा यार, देखो है कुछ नहीं, बस आप चीजों को बेहतर तरीके से देखते जाओ। मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमको समझाता जाऊंगा। अगर यहां तक समझ में आ रहा है ना, तो समझो मेरा काम सफल होता चला जा रहा है। और इसी बात पे, और जब मेरा काम सफल होता चला जा रहा है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, इतना तो डिजर्व करता हूँ। इधर आओ। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया भ्रूणीय विकास के दौरान ही शुरू हो जाती है। मैंने बताया था पुरुषों के विपरीत होती है। भ्रूणीय अंडाशय में लाखों उगोनियां बनती, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया था, याद है? जन्म के बाद और नहीं बनती, मतलब जन्म हो जाता है फिर उसके बाद नहीं बनती। उगोनिया स्टार्ट डिवीजन, विभाजन शुरू करती हैं और सूत्री विभाजन के प्रोफेस फर्स्ट में रुक जाती हैं। प्राथमिक अंडाणु, देखो जब मादा के गर्भ में होती है ना, तब उगोनियां बनती हैं। लेकिन जैसे ही वो मादा के शरीर से बाहर आती है, तो उनमें क्या होती है? धीरे धीरे छटाई होने लगती है। कौन कौन सी उगोनियां सही होती है? जो उगोनियां सही होती हैं वह अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात प्रोफेस फर्स्ट में रुक जाती है। प्रोफेस क्या होता है? 11th क्लास में, जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये जानो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वह रुक जाती है, थम जाती है, प्राथमिक अंडाणु तक रुक जाती है। जैसे 11 to 13 ईयर्स की होती है वो, फिर उसके अंदर एक और विभाजन होता है। अभी आगे बढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओवेरियन फॉलिकल्स देखो बेटा, प्राइमरी oocyte जो होता है, प्राथमिक अंडाणु,
और ग्रेनुलोसा की परत जो होती है वो प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। सर ये परत क्यों आती है ग्रेनुलोसा की? ये परत इसलिए आती है ताकि उसे पोषण दिया जा सके, समझ रहे हो? प्राइमरी देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर जब मतलब कहने का मतलब ये है जब किसी दुल्हन को बाहर निकाला जाता है तो उसे क्या किया जाता है? सजाया जाता है ना? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट था, फिर उसके को सजाया, फिर क्या बना बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। और जो प्राइमरी फॉलिकल होती हैं सारी मतलब जो पीछे की जितनी होती हैं सब खत्म हो जाती हैं, बस 60 से 80 हज़ार रह जाती हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल में क्या किया जाता है? फिर उसको और अच्छे से सजाया जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, तो इसी हिसाब से चीज़ें और अच्छी तरीके से चलती जाती हैं। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें ओवर हो जाती है ना, तो कहीं न कहीं चिड़न होने लगती है, उस चिड़न को कहते हैं एंट्रम, है ना? तो लिक्विड वगैरह मतलब लगाया जाता है तो फिर वो चिड़न होने लगती है, तो ये एक तरीके से लिक्विड होता है, मतलब एक कैविटी होती है जो इसमें द्रव से भरी गुहा एंट्रम होती है। मतलब दिमाग खराब हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ये एक गड्ढा होता है एक तरीके से, ठीक है? तो मैं यही बताना चाह रहा था। आगे देखो, फिर फिर जब निषेचन पढ़ोगे तब द्वितीयक oocyte या स्पर्मेटोसाइट वो हाँ द्वितीयक oocyte कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा। हाँ तो ये पढ़ते हैं ओव्यूलेशन। तो बेटा ओव्यूलेशन क्या होता है? तो जो ओव्यूलेशन होता है इसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है? तो जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है, देखो तृतीयक कूप में प्राथमिक अंडाणु प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करके बड़ा सा द्वितीयक oocyte निकाल देता है, छोटी ध्रुवीय पिंड बना देता है, और फिर उसके बाद में हम ये बोलते हैं अंडाणु निकलता है, जबकि वो अंडाणु नहीं होता, द्वितीयक oocyte ही निकलता है हमारे शरीर से। पहले प्राथमिक oocyte था, लेकिन जब तृतीयक फॉलिकल बनती है फिर उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात किसका निर्माण हो जाता है? द्वितीयक oocyte का निर्माण हो जाता है, और फिर वो क्या बन जाती है? ध्रुवीय पिंड। कहने का मतलब ये होता है पहले वो बेटी होती है, जब उसे सजा बुझा के किसी के घर भेज दिया जाता है तो वो किसी के घर की बहू या बीवी बन जाती है। तो ये है कहानी, समझ रहे हो? फर्स्ट ओनर तो आप हो इसलिए प्राथमिक अंडाणु, सेकंड ओनर वो है तो इसलिए द्वितीय oocyte, समझ गए? तृतीय कूप ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है, द्वितीय oocyte एक नई झिल्ली जोना पेलिसिटा का निर्माण करती है। फिर यार एक बात बताओ, जब वो किसी के घर की बहू बन जाती है तो फिर वो अपने अंदर नए नए चेंजेस करती है। ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफियन फॉलिकल फटकर अंडाशय से द्वितीयक oocyte अंडाणु को मुक्त करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। समझ में आ गई बात? प्राथमिक oocyte को सजाओ, खूब सजाओ, अच्छे से सजाओ, फिर जब उसका मूड होने लगे बाहर आने का यानी कि शादी करने का, तब उसके क्या करो? बहुत अच्छी तरीके से दहेज वगैरह दे दो है ना? फिर वह अपने भीतर कौन सा विभाजन करती है क्या कौन सा? अर्धसूत्री। उसके बाद वो क्या बन जाती है? द्वितीयक oocyte। जब वो किसी के घर चली जाती है फिर उसके बाद जब उसका गुस्सा फूट कर बाहर आता है तो हम इसी को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। समझ रहे हो? लोगों का दिमाग खराब हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस में सब में होती है। अच्छा सर बंदरों वगैरह में भी होती है? हाँ बेटा बंदर वगैरह में भी होती है, लेकिन उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है कि करना क्या है। हम लोगों के पास तो ऑप्शंस वगैरह सारे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग उसका मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या कुछ नहीं है बेटा रजोदर्शन। यानी कि अगर जिंदगी में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट सीयूईटी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो हम इसको कहते हैं मेनार्च, जैसे हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन। मेनोपॉज क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, मतलब 45 से 50 होता है बेसिकली, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है 50 इयर्स ऑफ एज। तो ये मान सकते हो कि 50 साल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने ही आप रुक जाता है। कहने का मतलब ये है 50 साल के बाद आप माँ नहीं बन सकते। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रत्येक चक्र के मध्य में एक अंडाणु मुक्त होता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 28वां दिन होता है, यानी कि 14वें दिन हम ये बोल सकते हैं कि अंडाणु मुक्त होता है। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, और तीसरा एक और लिखा होगा देखो 3 से 5 दिनों तक ब्लड आता रहता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत और रक्त वाहिका का टूटना लगातार जारी रहता है, ठीक है, 3 से 5 तक। फिर उसके बाद क्या होता है? प्राथमिक कूप ग्राफिन फॉलिकल में विकसित होते हैं। जो प्राथमिक वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, और वो मैंने बताया 60 से 80 हजार रह जाते हैं, विकसित होते रहते हैं, एंडोमेट्रियम फिर से बनाने का काम करते हैं। जो
जो अंडाणु निकलता है, ध्यान से सुन लो, जो अंडाणु निकलता है यानी कि जो कपड़े मैंने आपको बताया था, जो बहुत सारे मतलब ग्रेन्युलोसा परत आ जाती है और ग्रेन्युलोसा परत पीछे छूट जाती है और ये अंडाणु बाहर निकल जाता है। तो जो परत होती है वो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है और वो फिर वो क्या करती है, गर्भाशय के अंदर परत का निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक है, और लास्ट वाला दो फेज है, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। देखो, चक्र के मध्य 14वें दिन एलएच का तेजी से प्रभाव होता है, एलएच सर्ज कहलाता है। तो एलएच सर्ज कब होता है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 14वें दिन होता है ग्राफियन कोप का फट जाना। एलएच सर्ज जब होता है ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और समझ गए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फटा हुआ कोप, मैंने बोला था ना, अभी जो फॉलिकल होती है वो फट जाती है ना, तो वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम के लिए निकालती है, जिससे क्या होता है, गर्भाशय की अंतःपरत का निर्माण हो जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज निषेचन। स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द ज़ोना पेल्यूसिडा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओवम होता है उसके बाहर की परत कौन सी होती है, ज़ोना पेल्यूसिडा। हालांकि एक और होती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा, बट समटाइम उसका यूज कम होता है, तो इस वजह से हम ज़ोना पेल्यूसिडा को ही पढ़ते हैं एंड इसी को वैल्यूएशन देते हैं। चेंजेस टू ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का सर मतलब क्या होता है, पॉलीस्पर्मी का मतलब ये होता है एक से ज्यादा स्पर्म उसमें एंट्री नहीं ले सकते, मतलब ये एक को ही एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करती। यही, इसी को बोलते हैं लॉयल्टी। देख रहे हो, अंदर लॉयल्टी है लेकिन बाहर की तरफ लॉयल्टी मर चुकी है, क्या करा जाए, अफसोस। एक्रोसोमल सिक्रीशन हेल्प स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। एक्रोसोम के स्राव शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करते हैं। द्वितीय गोसाइट का दूसरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है और जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है तब हम इसको बोलते हैं अंडाणु। समझ गए, शुक्राणु और अंडाणु का केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन किसके पास में होता है, क्रोमोसोम। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुषों में एक्स वाई होते हैं, ये सबको पता है। सभी अंडाणुओं में एक्स होता है और शुक्राणु 50% और एक्स और 50% वाई होते हैं। समझ गए, द आउटकम स्पर्म एक्स एक्स फीमेल वाई एक्स मेल। फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। सही है। क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट, देख लो बेटा, ये लास्ट मतलब अंत ही चल रहा है इस चैप्टर का। एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, पता है कौन सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर आप कहोगे। अच्छा मान लो एक पति पत्नी है, उनके 6 लड़कियां हो चुकी हैं लगातार। अब मुझे आप ये बताओ 7वें बच्चे की पॉसिबिलिटी क्या होगी, लड़का होगा लड़की होगी, 50-50 होगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आओ इधर देखो, जाइगोट युग्मनज गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए समसूत्री विभाजन करता है, युग्मनज बनता है, समसूत्री विभाजन लगातार करता है, इसी घटना को कहते हैं विदलन। पहले देखो एक होता है, फिर 2, 4, 8, 16 ऐसे करके बनती है कोशिका, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोमिया। ठीक है, एम्ब्रायो जो पहुंच जाती है, जिसकी कोशिकाएं 8 से 16 तक पहुंच जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं मरूला। मरीला मरीला मरूला। मरूला कंटिन्यूज डिवीजन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मतलब ब्लास्टोमियर था, फिर वो उसका नाम बदल जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ये धीरे धीरे बड़ा होकर यूट्रस की तरफ आगे बढ़ता रहता है लगातार। जो ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन के बाद देखो, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि जो बड़ा हो चुका है, यूट्रस के पास पहुंच रहा है, ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका समूह में व्यवस्थित हो जाती है। जो ट्रोफोब्लास्ट मतलब कहने का ये है कि ये एक आगे और बाकी का भाग पीछे, मतलब बीच में खाली जगह रह जाती है। तो जो बाहर का भाग होता है यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो एंडोमेट्रियम या ऐसे करके नोकिया के हाथों की तरह जुड़ जाता है। देखा है नोकिया वाला मोबाइल, हाँ। गर्भाशय की कोशिकाएं विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती हैं और फिर ये बाद में क्या करती हैं, देखो ध्यान से। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धस जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। अब समझ में आ गया। तो ये थी कहानी, प्लचेंटा। प्लचेंटा अपरा कहते हैं इसको। अंतरोपण के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली जैसी संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोनिक विल्लाई, जरायु अंकुरक कहते हैं, है ना। तो जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक मिलकर अपरा यानी कि प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात। अपरा भ्रूण को CO2 और पोषक तत्व देता है और अम्लाइकल द्वारा जोड़ता है, यानी कि जो नाभि होती है जो कैंची से कट की जाती है जब बच्चा पैदा होता है, उसी से जोड़ता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है।
प्लेसेंटा, हार्मोन एंड फीटल डेविएशंस। देखो भैया, प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन टिश्यू क्या करता है, अपरा जो होता है वो एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, गर्भाशय के अंत में अंडाशय रिलैक्सिन स्रावित करता है, इंपॉर्टेंट है। एचसीजी देखो, अब इंग्लिश में पढ़ो, प्रोड्यूसेस एचसीजी एचपीएल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेटर इन प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय ओवरी। देख रहे हो बेटा, स्लैंग्स ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हर्ट, सेकेंड मंथ में एंड के लिम्ब एंड डिजिट, हाथों पैर, एंड ऑफ 12 यानी कि 3 मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स खत्म। समझ में आ गई बात, ये चैप्टर खत्म ही होना। अरे वाह, और रह गया है, और नहीं होना चाहिए। चलो बेटा, हाँ ये लास्ट है। हाँ, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा से संकेत जाता है माता को। फिर देखो, सिग्नल्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड fetus and placenta induce mild contraction fetal, मतलब दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं होता। और फिर जब दर्द होगा तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, फिर अचानक फिर क्या होगा, फिर चाइल्ड बर्थ हो जाती है। ठीक है ना बेटा, आ गया है। लैक्टेशन एंड कोलेस्ट्रॉल, गर्भावस्था के अंत में स्तन ग्रंथियां दूध बनाती हैं, प्रारंभिक दूध को खीस। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी बोर्ड में, और इस बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, सीयूटी में भी आएगा। इसमें आईजीए, इसमें एंटीबॉडी पूछी जाएगी जो प्रतिरोधक क्षमता देती है। समझ में आ गई बात, और ये चैप्टर इसीलिए खत्म होता हुआ। और हाँ, और हाँ, और हाँ, और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने जो पूछा है उसका आंसर तो आपको देना ही देना है साथ ही साथ। चलो ओके, आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो। और बस आपसे एक निवेदन है कि आप लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज होंगे जो नीट में भी आए हुए हैं और जो सीयूईटी में भी आए हुए हैं, डेट भी मेंशन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आपका।